जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों आज बात करेंगे रशिया यूक्रेन विवाद की, जानेंगे इसकी सारी कारण, सारी तह तक जाएंगे। पर क्या है विवाद वो भी जानेंगे, क्या आगे मसला हो सकता है और भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत को क्या कदम आगे उठाने चाहिए या क्या चिंता हो सकती है। इस पूरी बात को दोस्तों आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं, तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। अब दोस्तों अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल में यह है कि अमेरिकन जो इंटेलिजेंस जो यूनिट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों क्या किया है रशिया ने, यूक्रेन के बॉर्डर पर करीब करीब 1 लाख अपनी फौज जो है वो उतार दी है और पूरी बॉर्डर को दोस्तों वहां पर घेर लिया है। इस वजह से दोस्तों पूरे विश्व में तनाव तो बना हुआ ही है और सीधे सीधे वहां पर अमेरिका और रशिया भी दोस्तों आमने सामने टकराने की स्थिति में आ गए हैं, जो पूरे विश्व के लिए तृतीय विश्व युद्ध की तरफ दोस्तों बढ़ने का संकेत यहां पे मिल रहा है। इसीलिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्यों यहां रूस ने अपनी सेनाओं को उतारा है और क्या है इसके रीजन। तो दोस्तों अगर बात करें हम लोग यूक्रेन की, तो कहानी शुरू होती है 1991 से। जी हां, 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और कई देश उसमें से बने, उन्हीं में से दोस्तों बनने वाला एक देश था यूक्रेन, जो कि दोस्तों सोवियत संघ में रशिया के बाद सबसे बड़ा दोस्तों एक देश बनने वाला था। जो इकोनॉमिकली अगर हम बात करें, स्ट्रेटेजिकली और दोस्तों कल्चरली बात करें, तो रशिया के बाद सबसे बड़ा जो देश बनने वाला था वो यूक्रेन ही था, जिसको दोस्तों सोवियत संघ से हटाकर बनाया गया। अब क्योंकि दोस्तों सोवियत संघ से यूक्रेन अलग हुआ है, इसीलिए वहां के कल्चर में, वहां की सभ्यताओं में, वहां की जनजातियों में, वहां पे रहने वाले लोगों में रशियन झलक दोस्तों मिलती है। और कई जो बड़ी पॉपुलेशन है, कई बड़ी संख्या है जो है जनसंख्या की, वो दोस्तों रशियन नस्ल की ही वहां पे दोस्तों पाई जाती है। इसलिए यूक्रेन का रशिया से बहुत गहरा दोस्तों यहां पर एक संबंध देखने को हमें मिल जाता है। यहां देखिए दोस्तों, ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों यहां पर जो है वो सोवियत संघ को अलग किया गया था। यहीं पर आप येलो डिजाइन में देख रहे होंगे, येलो जो अपना है यही दोस्तों हमारा यूक्रेन देश है, ठीक है ना। ये जो देश है दोस्तों, देखिए ये जो अपना देश है यहां पर, यही दोस्तों यहां पर यूक्रेन बनाया गया, ठीक है ना। ये अपना यूक्रेन है जो सोवियत संघ से दोस्तों अलग करके बनाया गया। इसके अलावा रशिया है, एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, बेलारूस है, मोल्डोवा है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है। ऐसे काफी देश दोस्तों यूएसएसआर से टूट के दोस्तों 1991 में बनाए गए थे और तभी से दोस्तों ये मसला जो है वो गरमाया हुआ है। आगे देखते हैं क्या वजह है इस मुद्दे गरमाने की और क्यों रशिया दोस्तों यूक्रेन को अपने अंडर में लेना चाहता है, या बाकी जो वेस्ट कंट्रीज हैं या अमेरिका है वो दोस्तों यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों इसके कारणों पर जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आप यहां देखिए, अगर यहां पे हम बात करें क्या है कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट, तो दोस्तों यहां पर एक बात सबसे बड़ी निकल के आती है, वो है बैलेंस ऑफ पावर। चाहे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हो या फिर दोस्तों रशिया हो, ये दोनों ही इस इलाके में जो यूक्रेन का इलाका है, जो ब्लैक सी का इलाका है, इस इलाके में दोस्तों अपने अपने प्रभुत्व के लिए अपना अपना सिक्का जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों यूक्रेन की जो भौगोलिक स्थिति है, जो ज्योग्राफिकल स्थिति है, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों यहां पर ब्लैक सी है जो ट्रांसपोर्टेशन का मेन रूट यहां पर बन जाता है। और दोस्तों यूक्रेन जो है एक प्रकार का बफर जोन भी है दोस्तों। बफर जोन मैं क्यों कह रहा हूं, उसके लिए आप पीछे नक्शे को एक बार देखिए। इस नक्शे को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा, देखिए ये अपना यूक्रेन है, ठीक है ना। अब यूक्रेन का देखिए ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा पूरा जो है ये यूरोप में दोस्तों आता है। यूक्रेन के इधर की साइड क्या है, ये यूरोप है, और इधर की साइड क्या है दोस्तों, ये रशिया है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ब्लैक सी है और उसके बाद दोस्तों यहां पर तुर्की देश आ जाता है। यानी यूक्रेन दोस्तों अगर देखें तो कनेक्टिविटी के मामले में दोस्तों दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। चाहे वो यूरोप की बात करें, चाहे हम रशिया की बात करें, दोनों के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात दोस्तों, इस ब्लैक सी की अगर बात करें तो इस ब्लैक सी में कनेक्टिविटी के लिए दोस्तों यूक्रेन की बहुत बड़ी सीमा जो है वो दोस्तों यहां देखिए ब्लैक सी से मिलती है। इसका मतलब यूक्रेन पर जिसका कब्जा होगा उसी का कब्जा दोस्तों ब्लैक सी पर होने की संभावना बढ़ जाती है। और यही वजह है दोस्तों कि चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, ये सभी लोग दोस्तों यूक्रेन को अपने अंडर में लेना चाहते हैं। और अमेरिका खास तौर पर दोस्तों रशिया का विरोधी होने के नाते यहां पर यूक्रेन के बारे में अपनी मंशा को जाहिर कर सकता है कि भाई यूक्रेन किसी भी तरीके से रशियन जोन में ना जाए या रशिया के प्रभाव में दोस्तों ना जाए। यह दोस्तों बड़ी वजह है इस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की।
इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहां पर एक और चीज निकल के आती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है दोस्तों ब्लैक सी। जी हां दोस्तों, ब्लैक सी की जो कंडीशन है वो भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्फ्लिक्ट के परिप्रेक्ष्य से। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ब्लैक सी जो है वो ज्योग्राफिकली बहुत यूनिक है, उसकी ज्योग्राफी जो है बहुत यूनिक है, बहुत सारी कंट्रीज से उसकी बाउंड्रीज दोस्तों लगती है, और एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन हो सकती है किसी भी आगे आने वाले खतरे के लिए, चाहे वो आर्मी के परिप्रेक्ष्य से हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो दोस्तों स्ट्रैटेजिकली हो। जो ब्लैक सी का पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, इसकी ज्योग्राफी जो है वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कई देशों तक, स्पेशली यूरोप और दोस्तों मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए ब्लैक सी पर कंट्रोल दोस्तों बहुत जरूरी यहां पर दोस्तों हो सकता है। यह वजह भी दोस्तों यहां पर है कि रशिया चाहता है कि ब्लैक सी में उसका जो है वो प्रभुत्व बना रहे। दूसरी एक विशेष बात भी है दोस्तों, वो ये है कि ब्लैक सी का जो इलाका है वो ये माना जाता है कि नेचुरल जो गैस है उसके लिए भी दोस्तों बहुत रिच है। यानी ब्लैक सी के आस पड़ोस में देखें, और स्पेशली क्रीमिया, ये देखिए यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो क्रीमिया है अपना, ठीक है ना, इसके आस पड़ोस का जो इलाका है यहां पर दोस्तों नेचुरल गैस के भी बहुत सारे भंडार होने की बात कही जाती है। तो इसलिए भी दोस्तों रशिया का इंटरेस्ट इस ब्लैक सी में दोस्तों आ रहा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो मैंने आपको बताया ही है कि ब्लैक सी कनेक्टिविटी आप देखिए, इस मैप के माध्यम से ब्लैक सी की आप कनेक्टिविटी देखिए, तुर्की से लेकर यूरोपियन यूनियन और मध्य एशिया तक जो है वो एक ट्रांजिट कॉरिडोर जो है दोस्तों, चाहे वो ऊर्जा की सप्लाई के लिए हो या वो सामान की आवाजाही के लिए हो, इसके लिए ब्लैक सी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस पर जिसका कब्जा होगा वो वाकई में दोस्तों इस इलाके का मालिक बन सकता है। और यही रीजन है कि सारे देश मिलकर दोस्तों ब्लैक सी को कंट्रोल करने के लिए यूक्रेन को दोस्तों अपने अंडर में लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहां पर यूक्रेन के साथ एक प्रोटेस्ट भी जुड़ा हुआ है दोस्तों, जो कि 2013 में शुरू हुआ था, जिसमें दोस्तों सिविल प्रोटेस्ट था यूक्रेन की तरफ से। दोस्तों इसमें क्या हुआ था एक बार आप समझिए कि दोस्तों यूक्रेन की सरकार को एक फैसला लेना था कि वो किसकी तरफ जाएगा। क्या वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की तरफ जाएगा? यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की अगर बात करूं तो ये इकोनॉमिक यूनियन जो है ये रूस की लीडरशिप में दोस्तों बनाई गई थी, या फिर दोस्तों वो यूरोपियन यूनियन की तरफ जाएगा। इस मामले को लेकर 2013 में यूक्रेन के रूस समर्थक जो सरकार थी उसने फैसला किया और यूक्रेन को दोस्तों यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का हिस्सा बना दिया। जैसे ये फैसला दोस्तों 2013 में वहां की सरकार ने लिया तो यूक्रेन के जो लोग रशिया के विरोध में थे उन्होंने वहां पर दोस्तों प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, वहां पे आंदोलन शुरू कर दिया, और ये प्रोटेस्ट दोस्तों बड़े रूप में यहां पर निकल कर आया। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात और कहूंगा यहां पर कि ये जो 2013 में हुआ था ये तो दोस्तों यूक्रेन के वो लोगों ने किया था जो रशिया के विरोध में है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं यूक्रेन का एक इलाका ऐसा भी है जिसमें दोस्तों प्रो रशियन लोग भी रहते हैं। मैंने पहले ही आपको कहा कि यूक्रेन की जो जनजातियां हैं, जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, उनका रशिया से पुराना संबंध है। तो दोस्तों यहां पर भी यूक्रेन में भी क्या हुआ कि यहां पर जो प्रो रशियन लोग थे, यानी जो रशिया के समर्थक लोग थे, ऐसे लोगों ने दोस्तों क्या किया, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां पे चलाया। हालांकि यूक्रेन की सरकार ने यह आरोप रशिया पर लगाया कि रशिया ही दोस्तों उन सेपरेटिस्ट को, उन अलगाववादियों को सपोर्ट कर रहा है, उनको और आगे भड़का रहा है, और वही जो है रशिया जो इस आंदोलन का मुख्य करता रहता है। ऐसा 2014 में दोस्तों यहां पर हुआ, लेकिन दोस्तों यह विवाद यहां पर चलता रहा और दोस्तों रशिया को यूक्रेन को अंडरकवर करने की दोस्तों यहां पर जो है वो एक बढ़त सी हासिल दोस्तों होने लगी 2014 में। इसके बाद की बात करें, देखिए ये आपको एक नक्शा मैं आपको दिखा देता हूं, 2014 का ये नक्शा है, इसको देखकर आपको यहां पे समझ में आएगा। देखिए ये पूरा यूक्रेन का मैंने मैप आपको दिखाया है। अब देखिए ये जो दो इलाके हैं, एक का नाम है लुनस्क और एक का नाम है डोनेट्स्क, ठीक है ना। ये दो इलाके जो है दोस्तों, ये दो इलाके ऐसे हैं जहां पर दोस्तों सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत बड़े स्तर पर दोस्तों होता है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो प्रो रशियन लोगों का दोस्तों यहां पर रहता है। बाकी इलाके मैंने आपको दिखाए यहां पर, उन इलाकों को समझकर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो पूर्वी यूक्रेन है इसको पूरी तरीके से रशिया जो है वो अपने अंडर में लेना चाहता है, ताकि यहां पर दोस्तों जो है वो अपना प्रभुत्व जमाकर ब्लैक सी को यहां पर किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सके। अब एक बात को समझिए, अगर यहां पर क्रीमिया की बात करें दोस्तों, यहां पर इस क्रीमिया की बात करें तो इस क्रीमिया को तो यूरोप ने दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रयास किए कि उसके अंडर में जाए, लेकिन दोस्तों 2014 में रशिया ने इसको जबरदस्ती दोस्तों कब्जा लिया। अगर विश्व युद्ध की बात करें तो विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका था जब दोस्तों किसी भी देश की टेरिटरी पर किसी दूसरे देश ने दोस्तों कब्जा जमाया हो, ठीक है ना। तो क्रीमिया को दोस्तों पूरे अंडर में ले लिया।
अब यहां पर क्रीमिया को अंडर में लेने की आप लोग मंशा रूस की समझ रहे होंगे कि पूरे ब्लैक सी को देखिए, पूरे ब्लैक सी को ये क्रीमिया जो करता है दोस्तों अंडर कवर करता है, यानी पूरे ब्लैक सी को एक तरह से देखिए यहां से रशिया जो है वो कवर कर सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, क्रीमिया जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से, नेचुरल गैस के दोस्तों मामले में बहुत रिच है। यानी रशिया चाहता था कि भाई यूरोपीय यूनियन का किसी भी तरीके से इस गैस के जो भंडार है उस पर किसी भी तरीके से हक ना हो। और दोस्तों ये देखा गया कि जब ये यूक्रेन अलग हुआ था 1991 में, उसके बाद से यूरोपियन यूनियन का इस क्रीमिया में दोस्तों दखलंदाजी बढ़ती जा रही थी। यहां पर वो कवर करना चाह रहे थे और रशिया को दोस्तों बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसीलिए 2014 में इस क्रीमिया को दोस्तों इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया और क्रीमिया को रशिया ने अपने अंडर में ले लिया। अब ये तो बात दोस्तों 2014 की थी, लेकिन उसके बाद से रशिया अब दोस्तों यूक्रेन का जो है पूर्वी इलाका है, इस पूरे पूर्वी इलाके पर दोस्तों अपना जो है दांव जता रहा है। इस पूरे पूर्वी इलाके को दोस्तों अपने अंडर में लेने की बात वो कर रहा है। और दोस्तों वर्तमान में यही दोस्तों वजह बनी हुई है जो यहां पर जो है वो दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट की मेन वजह है। क्रीमिया को तो दोस्तों 2014 में ही रशिया ने अपने अंडर में ले लिया, कब्जा लिया, लेकिन अब वो पूर्वी यूक्रेन को दोस्तों अपने अंडर में लेना चाह रहा है। और इसीलिए दोस्तों यहां पर जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को भी हवा दी जा रही है। हालांकि कहने में आया कि रशिया इसको हवा दे रहा है, बट ये बात प्रूफ नहीं है यहां पर कि कौन हवा दे रहा है या वहां के लोग वाकई में दोस्तों रशिया मिलना चाहते हैं, ये कोई यहां पर बात नहीं है। लेकिन एक बात खास है वो ये है कि यहां जो ये डोनेस्क और लुनस्क जगह है, यहां पर रहने वाले जो लोग हैं दोस्तों वो पूरी तरीके से जो है वो रशिया के समर्थन में है और इसी वजह से यहां पर जो है दोस्तों यहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इंसर्जेंसी दोस्तों लगातार बनी हुई है। अब इसी प्रकार क्रीमिया की मैंने अभी बात आपको बताई, क्रीमिया की बात जो मैंने बताई है दोस्तों वो यही बात है कि 2014 में दोस्तों इसी वजह से क्रीमिया पर जब रशिया ने अधिकार कर लिया, क्रीमिया पर जब कब्जा जमा लिया, उसके बाद दोस्तों बिल्कुल यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत ही संबंध खराब हो गए और पूरे विश्व में दोस्तों खासकर अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन देशों ने दोस्तों रूस पर क्या करे बहुत सारे प्रतिबंध यहां पर लगाए और बहुत सारे दोस्तों और भी सैंक्शन यहां पर लगाए गए थे। इस वजह से दोस्तों ये विवाद जो है आगे बढ़ा है और 2014 के बाद से बढ़ते बढ़ते दोस्तों बहुत बड़े रूप में यहां पर सामने हमारे आ चुका है। अब यहीं पर दोस्तों अगर बात करें तो ये देखिए, ये मैंने आपको पहले बताया, ये पूरा नक्शा मैंने दिखाया आपको यूक्रेन का और क्रीमिया का। तो ये पहले हम लोग देख चुके हैं, क्रीमिया पर पहले से ही रशिया ने क्या करा है, अपना अधिकार यहां पर जमा लिया। इसके अलावा जो मेन मुद्दा दोस्तों वो ये है कि जब रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया को दोस्तों कब्जा कर लिया, उसके बाद दोस्तों यूक्रेन के सामने अब मौके बहुत सारे थे। क्या मौके थे मैं आपको बताता हूं। एक संगठन है दोस्तों नाटो, हम सभी ने इसका नाम सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन क्या है तो दोस्तों कई लोगों ने, कई देशों ने यह संगठन बनाया है और इन देशों के लिए अमेरिका ने यह कहा कि अगर नाटो संगठन के देशों पर कोई हमला करता है तो इसका मतलब उस हमले को अमेरिका पर हमला माना जाएगा और अमेरिका सीधे उसमें जो है वो इंटरफेयर करेगा। अब यूक्रेन यहां पर यही चाहता है, यूक्रेन चाहता है कि रशिया को काउंटर करने के लिए यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाया जाए, ताकि अगर यूक्रेन पर हमला हो तो सभी नाटो देश मिलकर, खासकर अमेरिका, यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाए और रूस के खिलाफ दोस्तों यहां पर जो है वो लड़ाई में हिस्सा करे। लेकिन दोस्तों ये बात यूक्रेन की जो है वो रशिया को बिल्कुल भी नागवार नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है और इसीलिए रशिया ने एक चेतावनी दी है कि ये चीज जो है वो रेड लाइन होगी। यानी यूक्रेन अगर नाटो के साथ मिलता है तो सीधे सीधे इसे रशिया के खिलाफ माना जाएगा और उसके बाद दोस्तों मिलिट्री एक्शन ले सकता है रशिया। इस बात की धमकी रशिया ने यूक्रेन को दे रखी है। लेकिन दोस्तों यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अमेरिका ने भी दोस्तों इस बात को कहा है कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों ये विवाद जो है बहुत ही आगे तक पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है जो बिडेन, उन्होंने अभी हाल फिलहाल ये कहा था कि सभी नाटो देश जो हैं वो यूक्रेन के साथ हैं। अगर यूक्रेन पे कुछ भी कोई चीज आफत आती है तो अमेरिका और बाकी नाटो संगठन जो है वो यूक्रेन के साथ दोस्तों खड़े होंगे। इसी वजह से विवाद जो है दोस्तों बहुत ही आगे तक अब पहुंच चुका है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों, एक बात खास ये है कि ब्लैक सी के चारों तरफ जो भी देश हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, रोमानिया हो, रशिया हो या फिर जॉर्जिया हो, टर्की हो, बुल्गारिया हो, यूक्रेन हो, ये इन सब देशों की अगर बात करें दोस्तों तो इनमें से बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अभी भी नाटो के दोस्तों मेंबर बन सकते हैं, बने हैं, ठीक है ना। इसी वजह से यूक्रेन भी चाहता है कि भाई जब इन मेंबर्स को नाटो का मेंबर बनाया गया तो हमें भी दोस्तों नाटो का मेंबर बनाया जाए और ताकि नाटो संगठन जो है वो रूस के विरुद्ध यूक्रेन का यहां पर साथ दे सके।
इसके अतिरिक्त दोस्तों एक बात मैं और कहूंगा, यहां पर मिन्स्क एग्रीमेंट भी हुआ था। जब देखिए, जब रूस में क्या था, सॉरी यूक्रेन में क्या था, जब सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे थे तो उस समय क्या हुआ था, सेपरेटिस्ट और यूक्रेन के सरकार के बीच में शांति समझौते के लिए यहां पर दोस्तों क्या किया गया था, यहां पर मिन्स्क 1 नाम का एक समझौता किया गया था, जिसमें 12 पॉइंट पर सीज फायर डील की गई थी। लेकिन दोस्तों ये डील जो थी वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो गया और दोनों तरफ से इन सभी रूल को तोड़ दिया गया, इनके नियमों को नहीं माना गया, जिसकी वजह से फेल हो गया, जो 2014 में हुआ था। और उसके बाद दोस्तों मिन्स्क 2 हुआ, जो 2015 में हुआ, और 2015 में दोस्तों ये पीस एग्रीमेंट दोबारा हुआ, जिसमें दोस्तों जो अपने फ्रांस थे, जर्मनी थे और जो रूस के सेपरेटिस्ट थे या बाकी जो देश थे, इन सबके बीच में दोस्तों एक और संधि हुई, जिसके द्वारा शांति को लाने का प्रयास किया गया। और विश्व के सबसे बड़े ग्रुप जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप था दोस्तों, यानी OSCE, इनके देशों ने दोस्तों, साथ में रशिया और यूक्रेन ने, इन सभी ने दोस्तों इस पे साइन किए। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या था कि जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट थे उन्होंने भी यहां पर साइन किए और शांति को लाने का यहां पर प्रयास किया गया था 2015 में। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी कहानी नहीं जमी और जो सत्ता का संघर्ष था या फिर जो अपने प्रभुत्व का संघर्ष था वो दोस्तों बना रहा और उसकी वजह से ये विवाद दोस्तों आगे यहां पर बढ़ पाया है। अब करंट सिचुएशन क्या है दोस्तों, इसको आप समझिए। करंट सिचुएशन ये है कि रशिया ने यहां पर क्या किया है, रशिया ने यहां पर दोस्तों एश्योरेंस दिया फ्रॉम द यूएस दैट यूक्रेन विल नॉट बी इंडक्टेड इन नाटो। रशिया ने एक बात कही है कि भाई शांति हो सकती है, जंग नहीं होगी, लेकिन अमेरिका एक बात की यहां पर संतुष्टि करे कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, क्योंकि रशिया भी जानता है अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन गया तो फिर रशिया के लिए यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों देखने को मिल सकती है। लेकिन यहीं पर दोस्तों अमेरिका ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रशिया का जो वहां पे कहना है कि नाटो का मेंबर यूक्रेन नहीं बने, अमेरिका ने साफ तौर पर इसको मना कर दिया है कि भाई ऐसा एश्योरेंस हम नहीं दे सकते। अगर यूक्रेन की जरूरत होगी या यूक्रेन कहेगा या नाटो मेंबर मानेंगे तो यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाया जाएगा। और यही वजह है दोस्तों, ये रशिया और अमेरिका को सीधे आमने सामने लेकर आ रही है। अभी तक रशिया और यूक्रेन दोस्तों आमने सामने थे, लेकिन अब इसी वजह से जो अमेरिका और रशिया है दोस्तों वो आमने सामने यहां पर आ गए हैं और यही दोस्तों परेशानी की सबसे बड़ी वजह बन गई है। और इसी वजह से दोस्तों रशिया ने क्या किया है, बहुत ही हाई नंबर में दोस्तों क्या किया है, टेंशन क्रिएट कर दी है। अपने बॉर्डर जो यूक्रेन का बॉर्डर है वहां पर दोस्तों जो है अपनी सेना को यहां पर स्थापित कर दिया, सेना को डिप्लॉय कर दिया है। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और रशिया ये तीनों ही दोस्तों यहां पर इस क्राइसिस को लेकर आने वाले हैं। ये क्राइसिस दोस्तों बनने वाला है इन तीनों के बीच में। तो दोस्तों मेन बात क्या है, मुख्य बात यह है यूक्रेन, रशिया और यूरोपियन यूनियन के विवाद की, वो ये है कि यूक्रेन जो था वो पहले से ही यूएसएसआर का मेंबर था, जो कि 1991 के बाद पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। उसके बाद दोस्तों 2014 में जो क्रीमिया के गैस फील्ड थे या नेचुरल गैस के जो फील्ड थे उन पर अधिकार जमाने के लिए रशिया ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। और अब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर भी दोस्तों जो है वो रशिया जो है वो अपने मूवमेंट चलाकर वहां पर भी अधिकार करना चाह रहा है। और यही दोस्तों बड़ी वजह यहां पर निकल के आ रही है, ठीक है ना। तो आपको कुछ समझ में आया होगा, ये पूरा मैटर आपको समझ में आया होगा कि यूक्रेन रशिया विवाद क्या है, क्यों है और क्या इसके परिणाम दोस्तों हो सकते हैं। यहीं पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि टर्की भी यहां पे शामिल हो गया है, क्योंकि ब्लैक सी का मामला है और टर्की बहुत बड़ी दोस्तों सीमा जो है वो ब्लैक सी से साझा करता है, इसलिए टर्की भी दोस्तों अब शामिल हो गया है। उसने भी साफ साफ कह दिया कि ब्लैक सी में अगर कोई भी हरकत होती है तो टर्की सीधे तौर पर दोस्तों उसमें शामिल हो जाएगा। अब यहां दोस्तों बात आती है भारत के संबंध में कि भारत यहां पर अपना स्टेप क्या रखेगा या भारत के लिए यहां पे क्या चुनौतियां हो सकती हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत की अगर हम देखें मिलिट्री के बेस पर देखें तो भारत की जो अधिकतर यहां पे हथियार हैं वो दोस्तों रूस से लिए गए। लगभग 70% जो भारत की सेनाओं के पास हथियार हैं वो अभी भी दोस्तों रशियन मेड हैं। इसका मतलब भारत को बहुत मजबूरी है कि वो रूस का यहां पर समर्थन करे, या समर्थन ना करे तो कम से कम विरोध तो बिल्कुल ना करे। लेकिन दोस्तों दूसरी बात अगर देखें, अगर वो रशिया का समर्थन करता है तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जो भारत के बड़े साझेदारों में से हैं, भारत की जो संबंध है वो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इन सबसे बहुत मधुर हैं और बहुत मजबूत संबंध है। तो अगर यहां पर भारत उनका भी समर्थन नहीं करता है तो यहां पर भारत के लिए बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट आने वाला है। अगर ये तनाव आगे बढ़ता है और बड़े रूप में जाता है तो भारत की सरकार को बहुत ही सोच समझकर यहां पर निर्णय लेना होगा। जो भारत के डिप्लॉय हैं, जो भारत के
डिप्लोमेट्स हैं उनको दोस्तों बहुत बड़ी रणनीति बनानी होगी और भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या यहां पर हो सकती है तीनों ही फेज में। भारत ने कभी भी गुट निरपेक्ष, भारत ने कभी भी किसी भी गुट का दोस्तों समर्थन नहीं किया, हमेशा गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया है। लेकिन यहां पर आकर दोस्तों अगर ये तनाव बढ़ता है आगे तो भारत के लिए बहुत ही क्रूशियल मोड होने वाला है। देखना होगा भारत सरकार किस तरीके के फैसले लेती है और किस तरीके से दोस्तों आगे पहुंच पाती है, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों कमेंट मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। क्या आपको ये यूक्रेन, रशिया और अमेरिका, यूरोपियन यूनियन का विवाद आपको समझ में आया? क्या स्टेप होने चाहिए भारत के, मुझे कमेंट करके दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए। और कैसा लगा ये वीडियो ये भी मुझे बताइए दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपको ऐसी जानकारी और भी देते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके सामने प्रेजेंट रहूंगा। आज की वीडियो को यहां पे विराम देता हूं दोस्तों। आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, हंसते खिलखिलाते रहें, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहें और आलस्य से दोस्तों बिल्कुल दूर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों विराम देता हूं अपनी वाणी को। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।